नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। पारिवारिक न्यायालय का 9वें वर्ष में पदार्पण, माननीय न्यायमूर्ति चंद्रकला नंदा ने किया उपस्थितों को संबोधित। तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का हरिसाल में आयोजन, जेडी पाटिल सांगदूरकर महाविद्यालय का उपक्रम। संगीता ठाकरे बनी राका की जिलाध्यक्ष, राका की महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जल्लोष। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, विदर्भ प्रदेश विकास परिषद तथा साई मंडल का उपक्रम। एसीबी के हत्थे चढ़ा पुलिस अधिकारी, 25,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। तो ये थी आज की सुर्खी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। स्थानीय सुकुई स्थित कंपोस्ट डिपो के संदर्भ में वीसीएन ने अपनी खबर के बाद एमआईएम भी सक्रिय होते हुए एमआईएम के पार्षदों ने महानगर पालिका के अधिकारियों पर पूजा कंस्ट्रक्शन के साथ गांठ होने के आरोप लगाए। इस पत्रकार परिषद के दौरान आइए देखेंगे उन्होंने पत्रकार परिषद के दौरान क्या कहा। अमरावती शहर के अंदर कचरा उठाने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है, जिसका बिल पिछले माह का 77 लाख रुपए का था। 77,78,000 रुपये, 405 रुपये से कुछ चोरी था। सिंगल हैंडेड ठेके के लिए जब हम लोगों ने माहिती निकालना शुरू की कलेक्ट की 14 वित्त आयोग में जो पैसा खर्च होता है वो काय के लिए पैसा खर्च होता है, तो ये बात हमारे सामने आई कि 77 लाख रुपये का बिल महीने का पूजा कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। हमने जब देखे कि भाई 77 लाख रुपए का महीने का खर्च हो रहा है कचरा उठाने के नाम पर, और जब इतना रुपया दे दिए है तो शहर में कचरा नहीं दिखना चाहिए, तो उसकी हमने पड़ताल नहीं की है। शहर के अंदर घूमे तो शहर में कचरा जैसे का वैसा था, कंटेनर के बाजू कचरा पड़ा हुआ था, जगह जगह कचरा था। फिर हम आगे बढ़े, हम कंपोस्ट डेपो पहुँचे। कंपोस्ट डेपो पहुँच जब हम लोगों ने वहाँ देखा तो कचरे का जो कचरे की जो गाड़ियाँ आ रही थी उसकी जो एंट्री हो रही थी वो बैठे हो रही थी। जो वहाँ पे लिपिक है, कनिष्ठ लिपिक है गोपाल घुरडे नामक, वो उठकर चेक नहीं कर रहे थे कि गाड़ी में कितना कचरा है। फिर उनसे हमने रिक्वेस्ट की, क्या गाड़ी में कितना कचरा है आप चेक करिए। उन्होंने गाड़ी में उठकर चेक किया कचरा कितना है, तो आश्चर्यजनक रूप से मामला आधे को आधा आ गया। जब कंटेनर चेक किए तो खाली कंटेनर नील निकले, कुछ कंटेनर में 25% कचरा, कई कंटेनर खाली थे, कई गाड़ी ओपनर खाली थे, जिसके अंदर पहले दिन 45 हाफ टिप निकली, 6 नील गाड़ी निकली, दूसरे दिन 74 गाड़ी हाफ निकली, 4 नील निकली। ये बहुत बड़ा करप्शन वहाँ हो रहा है कंपोस्ट डेपो के ऊपर। हम मनपा आयुक्त से भी अभी मिलने जा रहे हैं, उनसे कल मुलाकात करेंगे और एक पत्र देंगे जिसमें उसके अंदर का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोके, उसके बाद समिति बनाए, उसकी जाँच की जाए, ऐसा हम कमिश्नर से सिफारिश करेंगे। आपने जो नाम भी बोले हुए हैं ना कि पूजा कंस्ट्रक्शन और कुछ स्वास्थ्य अधिकारी जो भी संबंधित अधिकारी है, बिना अधिकारियों के ये काम पॉसिबल नहीं है, बिना अधिकारियों के काम हो नहीं सकता। क्योंकि कैसा है, कोई भी चीज़, अगर मैं कोई चीज़ का इंचार्ज हूँ, HOD हूँ, मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मेरा काम है वहाँ पर हफ्ते में, 15 दिन में, 4 दिन में एक मरतबा जाकर विजिट देकर वहाँ काम कैसा हो रहा है देना। जब हमने वहाँ पे पड़ताल नहीं की, हमने वहाँ पर रजिस्टर को चेक किया तो किसी की भी वहाँ पर कोई जांच किसी भी किस्म की नहीं हुई थी, कोई भी वहाँ पर विजिट नहीं देता, ऐसी बात हमारे सामने। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के मोर्शी पुलिस थाने में कार्यरत ASI संजय विठलराव टेकाड़े को एसीबी की टीम ने 25,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिले के मोर्शी तहसील निवासी शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने मोर्शी थाने में कार्यरत ASI को 25,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम संजय विठलराव टेकाड़े बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गत 14 नवंबर 2017 को शिकायतकर्ता ने एसीबी ने लिखित शिकायत दी कि जिसके अनुसार आरोपी संजय टकाड़े शिकायतकर्ता पर दर्ज अपराध की जांच में उनके गौरक्षण प्रस्त एवं यहाँ के अन्य पदाधिकारियों को आरोपी न बनाने
तथा गुन्हे की जांच में सहकार्य करने के लिए 25,000 रुपयों की मांग की। तय योजना के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता को मोर्शी के येरला स्थित ज्ञानदीप उच्च माध्यमिक से हिरासत में लिया और उन पर मामला दर्ज करने के समाचार है। उपरोक्त कार्रवाई एसीबी के अधीक्षक श्रीकांत घेवरे, अपर अधीक्षक सुनीता नाशिककर, इनके मार्गदर्शन में निरीक्षक राहुल तसरे, एपीआई रविंद्र जेधे, कर्मचारी विनोद कुंजाम, पंकज बोरसे, शैलेश कड़ू द्वारा की गई। बढ़ते आधुनिक समाज की ओर जहां पुरुष प्रधान संस्कृति का बोलबाला था, तो अब महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी में पेट्रोल पंप संचालित करती दिखाई दे रही है। वर्तमान दौर में महिलाओं ने अपना लक्ष्य स्वयं तय करना सीख लिया है। अब नारी महज रसोई तक सीमित होकर नहीं रही, बदलते दौर के साथ महिलाओं के जीवन एवं विचारधारा में भी बदलाव आया है। इसका ताज़ा उदाहरण है अमरावती के अंजनगांव बारी मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप, जहां पर करीब 8 से 10 महिलाएं कामकाज सुचारू रूप से संभालती है। आमतौर पर पेट्रोल पंप पर पुरुषों को ही कार्य करते देखा जाता है, परंतु अमरावती के नया बाईपास अंजनगांव बारी मार्ग का पेट्रोल पंप अपने आप में अनूठा है। यहाँ का पूरा कामकाज करीब 8 से 10 महिलाएं संभाल रही है। इरादों की पक्की ये महिलाएं बेखौफ अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम देती है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप की मालिक से लेकर मैनेजर तक महिला ही है। इसके अलावा अन्य महिला कर्मचारी पेट्रोल पंप का पूरा कामकाज संभालती है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए 4 आवास भी बनाए गए हैं, जहां 4 महिला कर्मचारियों का परिवार रहता है। उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका ध्यान भी प्रमुखता से रखा जाता है। कुछ महिलाएं विवाहित है तथा कुछ महिलाएं तिवसा, लोनी, टाकरी आदि ग्रामीण क्षेत्र की बताई जा रही है। अमरावती शहर की महिलाएं भी इस पेट्रोल पंप पर काम कर परिवार की ज़रूरतें पूरी करती है। बच्चों की फीस आदि का इंतजाम करने के लिए अपना दुख दर्द भुलाकर वे काम में जुट जाती है। पेट्रोल पंप पर सुबह 7 से रात 8 बजे तक वे पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर रही है। तो वहीं पेट्रोल पंप की संचालिका सुनीता देशमुख ने बताया कि यहाँ पर काम करने वाली सभी महिलाएं होने से उनकी सुरक्षा के लिए कुल 32 कैमरे लगाए गए हैं। सभी कर्मचारी ईमानदारी एवं लगन के साथ काम करते हैं। इन महिलाओं के जोश और उत्साह को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाएं भी अब किसी जोखिम से नहीं डरती, वे हर काम करने में सक्षम है। या पेट्रोल पंपाची एक खास बात आज आपण VCN न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्या समोर मांडणार आहोत। तर या नारी शक्तीला सलाम करत आज आपण इथे आपल्यासोबत संचालिका आहेत माननीय सुनीताजी देशमुख, त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया की या संपूर्ण ही कल्पना आपल्याला कुठून सुचली आणि याचं मूर्ती रूपात किती दिवसांपासून हा पंप महिलांद्वारे चालवण्यात येतो? महिलांद्वारे तर मी तर तसं सुरुवातीपासूनच पाहत आहे, 2004 पासून आमचं सुरू आहे। पण महिला ज्या आहे कर्मचारी त्यांचं आमच्याकडे 3 वर्षापासून आहे। बरोबर, लेडीज पूर्ण लेडीज। तर ही संकल्पना जी आहे ती माझे मिस्टर जे आहेत उदय देशमुख प्रोप्रायटर आहे त्यांच्याकडनंच मिळाली आहे। आणि महिलांनी वर्क करावं आणि त्या जास्त म्हणजे प्रामाणिकपणे काम करतात हा त्यांचं म्हणणं होतं किंवा आणि वेळ जास्त देतात कामासाठी, जसं पुरुष देत नाही। कामाप्रती त्यांचं डिवोशन जास्त असतं। बरोबर, म्हणून मग त्यांना जास्त तुम्ही प्रेफरन्स द्या किंवा मुलींना द्या तुम्ही जास्त प्रेफरन्स। हां, आम्ही सिक्युरिटीसाठी म्हणजे सिक्युरिटी गार्ड आहे आणि त्यांना सुद्धा आमच्याकडे क्वार्टर आहे आणि माझ्या महिला इथं वर्क करतात, त्यांच्यासाठी क्वार्टर राहण्याची व्यवस्था आहे आणि इथे CCTV वगैरे आहे आणि फुल टाईम आमच्याकडे दिवसा पण असतात गार्ड, हे रात्री पण आहे। आमच्याकडे एकूण 8 महिला आहेत आणि 2 ते 3 शिफ्ट आम्ही पाडलेल्या आहेत। नाईटला मुलगा असतो आणि डेला 2 शिफ्टमध्ये महिला असतात। ज्या इथे प्रॉपर राहतात क्वार्टरला तर त्यांची शिफ्ट सकाळी 8 ते 10 पर्यंत असते आणि नंतर तिकडे 3 ते 6-7 वाजेपर्यंत त्यांना आम्ही वर्क करतो आणि जे बाहेरून येणं जाणं करतात जसे अमरावतीवरून तर त्यांची शिफ्ट आम्ही 10 ते 6 पर्यंत ठेवतो। मला इथे सेफ्टी वाटते, आम्हाला म्हणजे इथे काम करायला काही प्रॉब्लेम जात नाही।
म्हणजे असं वेगळं इमॅजिन करतो. ते काम करणं म्हणजे चांगलं वाटते. कोणी पण आदरानेच बोलतात मॅडम, ते कोणी बोलत नाही, चांगलं वाटते. बाहेर ठिकाणी कुठे काम केलं म्हणजे थोडंही वाटते, पण इथं चांगलं. समस्या वगैरे तर आमच्या काहीच नाही, कारण मॅडम इथे सर्वच सांभाळून घेतात, कोणताच प्रश्न नाही आहे. आणि इथे सर्व कॅमेरे वगैरे लागले, त्यामुळे आम्हाला कोणतीच अडचण नाही, भीती नाही काहीच. तुम्ही कितवीत आहात? माझं बीकॉम सेकंड इयर. बीकॉम सेकंड इयर. मग शिक्षण आणि काम दोन्ही एक सोबत करताय? हो, मॅडम जेवढी सोडली नाही कॉलेजला पण जाऊ शकत नाही. अरे वा. मग इथे किती ते किती असता? मी सकाळी 7 ते 10 वाजेपर्यंत असते आणि नंतर तिकडे असते 7 वाजेपर्यंत. समीपस्थ नांदगांव पेठ स्थित MIDC परिसर के SMS कंपनी में कार्यरत नरेश पाटिल की हत्या के आरोप में आशीष वाकोड़ीकर को जिला तथा सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामूली विवाद पर हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र के MIDC में SMS नामक प्रिंटिंग कंपनी है। घटना 3 जून 2016 के शाम 7 से 8 बजे के दौरान की है, जब इस कंपनी के कर्मचारियों के लिए अस्थायी झोपड़े में रहने वाले आशीष वाकोड़ीकर एवं नरेश पाटिल के बीच काम को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले भी आशीष तथा नरेश में काम को लेकर विवाद होता रहता था, जिसे अश्विन मेश्राम नामक इनका ही साथी बीच बचाव कर मामले को समाप्त किया करता था। घटना वाले दिन 3 जून शुक्रवार का था। MIDC में कार्यरत मजदूरों के प्रति शुक्रवार को सप्ताह का वेतन दिया जाता है और शुक्रवार के ही दिन MIDC में साप्ताहिक बाजार भी भरता है। इस दिन आशीष, नरेश सहित उनके अन्य साथियों ने साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर अपने झोपड़ियों में पहुंच भोजन पकाने की प्रक्रिया आरंभ की। जिस झोपड़ी में भोजन पकाया जा रहा था वहां आशीष तथा नरेश एक साथ थे, जबकि अश्विन मेश्राम नामक मजदूर झोपड़ी के बाहर बैठा था। इस बीच आशीष एवं नरेश में फिर काम को लेकर विवाद हुआ और तैश में आकर आशीष ने नरेश के सिर पर पास में ही पड़ी सेंटरिंग की लकड़ी से वार कर उसे मौके पर ही ढेर कर दिया और बाहर भागते हुए आया। आशीष को भागता देख अश्विन मेश्राम घटनास्थल पर पहुंचा, जहां उसने नरेश को लहूलुहान देख वापस आशीष की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। अश्विन ने ये बात अपने अन्य साथियों को बताई और सभी घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां नरेश का शव नहीं था। कुछ दूरी पर स्थित नाले में नरेश के शव को सेंटरिंग की पटरियां डालकर जला दिया गया था और आरोपी आशीष नागपुर फरार हो चुका था। इस घटना की शिकायत नांदगांव पेठ पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार भी किया। इसी मामले में जांच अधिकारी ने 5 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 के न्यायाधीश माननीय SW चौहान ने आरोपी आशीष वाकोड़ीकर को दोषी करार देते हुए दफा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माना भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद और जुर्माना ना भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा तथा दफा 201 के तहत 3 वर्ष की कैद एवं 1000 जुर्माना और जुर्माना ना भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। सरकार की ओर से सफल पैरवी एडवोकेट संदीप तामने ने की। जिले के दरियापुर स्थित JD पाटिल सांगदुरकर महाविद्यालय के तत्वज्ञान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन मेलघाट के हरिसाल में किया गया। JD पाटिल सांगदुरकर महाविद्यालय का शिक्षा क्षेत्र में काफी नाम है। इस महाविद्यालय एवं इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वज्ञान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद जिले के अति दुर्गम इलाके हरिसाल में 3 से 6 दिसंबर की अवधि में संपन्न होने जा रहा, जिसका शुभारंभ शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख के अध्यक्षता में राज्य के प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी के हाथों होगा, जिसमें प्रमुखता से प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर AK मिश्रा, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सक्सेना प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकार परिषद में शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, सांगदुरकर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रमुखता से उपस्थित थे। श्री शिवाजी शिक्षण द्वारा संचालित JD पाटिल सांगदुरकर महाविद्यालय दर्यापुर आयोजित आणि इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशन कोलकाता स्पॉन्सर्ड 3 दिवसाची सिम्पोजियम कम वर्कशॉप
National Symposium cum Workshop on Science and Technology for Sustainable Wildlife Management, Biodiversity and Ecosystem in India, जी 3 तारखेपासून तर 5 तारखेपर्यंत आयोजित करण्यात आलेली आहे. मुठवा कम्युनिटी रिसर्च सेंटर मेळघाट हरिसाल या गावाच्या समोर गोळी विलेज आहे, ते मुठवा कम्युनिटी रिसर्च सेंटर आहे नेचर कॉन्झर्वेशन सोसायटीचं. तिथे आयोजित करण्यात आले. देशभरातून सगळे सायंटिस्ट वन्यजीवांवर जे काम करतात ते सगळे सायंटिस्ट जवळपास इथे प्रेझेंटेशनसाठी आपल्या मेळघाटमध्ये येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून इथून 3 सायंटिस्ट आपल्या वर्कशॉपला येतात. डॉक्टर VP उनियाल, डॉक्टर हबीब बिलाल, डॉक्टर साजिया कासिम. सोबतच स्पायडरवर जे देशभरातले काम करणारे सायंटिस्ट आहेत ते सुद्धा त्या सिम्पोजियममध्ये सहभागी होत आहेत. याचबरोबर काही विद्यार्थी ज्यासाठी असं म्हणतात की विद्यार्थ्यांना आपण प्रमोट केलं पाहिजे, म्हणून देशातले 30-40 विद्यार्थी आणि अमरावतीतले 20 ते 30 विद्यार्थी ज्यामध्ये वाईल्डलाईफमध्ये जे काम करतात ते सगळे विद्यार्थी तिथे त्या सिम्पोजियमला उपस्थित राहणार आहेत. या सिम्पोजियममध्ये जवळपास सगळ्या विषयांवर वाईल्डलाईफच्या सगळ्या बर्ड असो, स्नेक असो, टायगर असो, स्पायडर असो, ॲन्ट असो, सगळ्या विषयावर किंवा रिस्टोरेशन, इकॉलॉजिकल रिस्टोरेशनसारखे विषय असो यामध्ये येणार आहेत. त्याचबरोबर निरीचे काही सायंटिस्ट या विषयामध्ये सिम्पोजियममध्ये सहभागी होत आहेत. या सिम्पोजियम आयोजित करण्याचं मागचं कारण असं की गेल्या 10 वर्षापासून जे वाईल्डलाईफमध्ये जे वर्क झालेलं आहे, रिसर्च वर्क, ते कुठेतरी एका प्लॅटफॉर्मवर प्रेझेंट व्हायला पाहिजे आणि ते प्रेझेंट झाल्यानंतर ते सगळ्यांसमोर ते यायला पाहिजे की ॲक्च्युअली परिस्थिती काय आहे. दिवसांदिवस फॉरेस्टचं डिग्रेडेशन होत आहे आणि त्या डिग्रेडेशनमुळे वाईल्डलाईफ आणि ह्युमन वाईल्डलाईफ ज्याला आणि माणसात आणि वन्यजीवांत एक कन्फ्लिक्ट तयार झालेला आहे किंवा टायगरची डेथ होत आहे, त्याला पॉयझनिंग होत आहे. या सगळ्या गोष्टी आज प्रामुख्याने आपल्यासमोर सगळ्या प्रसारमाध्यमातून येत आहेत. त्याला कुठेतरी रोख लागण्याकरता आणि आपलं जंगल सुरक्षित ठेवण्याकरता या सिम्पोजियमचं आयोजन आम्ही केलं. थँक्यू. मुस्लिम भाइयों के पावन पर्व जश्न ईद मिलादुन्नबी के आगामी 2 दिसंबर की मनाए जाने के उपलक्ष्य में गुरुवार को बडनेरा स्थित क्वालिटी ऑटो पार्ट्स के पास भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. गौरतलब है कि आगामी 2 दिसंबर को पूरे भारत में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार भारी जल्लोश के साथ मनाया जाएगा. अमरावती सहित उपनगर बडनेरा में भी मुस्लिम समाज बंधुओं की ओर से रैली निकाली गई. इसी के मद्देनजर गुरुवार को हुए रक्तदान शिविर में करीब 73 बोतल रक्त संग्रहित कर इसे PDMC तथा गाड़गे बाबा रक्तपेढ़ी को सौंपा गया. साल भी बडनेरा यूनिवर्सिटी के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. ये हमारा 6ठा साल है. 2012 से लेकर आज 2017 तक के हमारे 6वां कैंप था और हर साल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पर रक्तदान का प्रोग्राम लिया जाता है, कार्यक्रम लिया जाता है. और इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ के नौजवान और बुजुर्ग हजरात हमारा भरपूर सहयोग करते हैं. और इसी के तरीके से इस आयोजन को इस कार्यक्रम के आयोजक संकल्प बौद्धिक संस्था गोपाल नगर, गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी और अमन भाई और बाबा नवाज स्पोर्टिंग क्लब, ये चारों सोसाइटियाँ हर साल अपनी भरपूर ताउन करके और भरपूर साथ देकर इस यहाँ के शिविर को कामयाब बनाते हैं. और हमारा उपलक्ष्य है कि भाई इसी तरीके से जैसे रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना, इस कामयाब शिविर को कि रक्त को संकलित करने के लिए संत गाड़गे बाबा रक्तपेढ़ी और पंजाबराव देशमुख ब्लड बैंक, ये दोनों बैंकों ने ब्लड को सहयोग किया. शहर सहित जिले के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गतिमान करने के लिए राका नेता सुप्रिया सुळे के आदेश पर संगीता ठाकरे को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया. बता दें कि फिलहाल शहर तथा जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत नहीं दिखती, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुळे ने शहर तथा जिले में राका की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से संगीता ठाकरे को जिला अध्यक्ष पद की कमान सौंपी. संगीता ठाकरे की नियुक्ति पर राका महिला कार्यकर्ताओं में हर्ष का वातावरण व्याप्त है. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नुकतीच माझी जिल्हा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. हे पत्रकार परिषद मी या माध्यमातून घेतली आहे, जे 1 तारखेला आमचा अल्लाबोल कार्यक्रम मी घेतलेला आहे.
आदरणीय सुप्रियाताई सुळे यांच्या नेतृत्वामध्ये 1 तारखेला यवतमाळवरून आम्ही आमची पदयात्रा निघणार आणि आदरणीय पवार साहेब यांच्या वाढदिवसाला 12 तारखेला 12 डिसेंबरला आमची पदयात्रा समाप्त होणार आहे। याचे मुख्य कारण आहे की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आहे, त्यानंतर धनगर आरक्षण आहे, महिलांवर होणारे वारंवार अत्याचार आहे, ॲडव्हर्टाईजच्या माध्यमातून जे सरकार जनतेची फसवणूक करत आहे अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे सरकारला। तर आम्ही हल्लाबोल या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष 12 तारखेला आम्ही नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आमचा मोर्चा जाऊन धडकणार आहे। तिथे आम्ही आमच्या मागण्या मागणार आहोत सरकारला। त्यानंतर मी जिल्हाध्यक्षमधून माझी नियुक्ती झाली आहे, त्याबद्दल माझं काही विजन आहे, त्या माध्यमातून मला काही तुम्हाला सांगायचं आहे की मी काम करत असताना पहिले माझं काम राहील की संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये गाव तिथे शाखा राहील। त्यानंतर महिलांचे प्रश्न सोडवत असतानाच मी महिलांचे संघटन करणार। आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये जे मुलं शिक्षण घेतात आहे त्यांना काही अडचण येत असतील तर त्यांना शिक्षण मिळवून देण्याचे काम मी आदरणीय सुप्रियाताई सुळे यांच्या माध्यमातून बारामतीला जाऊन त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणार आहे। त्यानंतर महिलांच्या बचत गटांना स्ट्रॉंग करण्याचे काम मी करणार आहे आदरणीय सुप्रियाताई सुळे यांच्या माध्यमातून। तसंच महिलांना आत्मसंरक्षणाची गरज आहे, त्याकरता मी त्यांच्यासाठी पार्टीच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्यांच्याकरता मी प्रशिक्षणाचे धडे सुद्धा महिलांना देणार है। आगामी 3 दिसंबर को विदर्भ प्रदेश विकास परिषद तथा साई मंडल के संयुक्त तत्वज्ञान में स्थानीय गोपाल नगर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आगामी 3 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक चलने वाले इस शिविर के बारे में अधिक जानकारी दी है आयोजकों ने। मी मंगेश खोंडे, विदर्भ प्रदेश विकास परिषद, आचार्य विनोबाजी भावे ग्रामीण रुग्णालय सावंगी मेघे वर्धा, मंगेश खोंडे मित्र परिवार व साई मंडल भाजपा अशा संयुक्त विद्यमानाने भव्य मोफत आरोग्य निदान व उपचार शिबिराचे आयोजन येत्या 3/12/2017 मनपा शाळा मनपा जेवळ शाळा कैलासनगर गोपालनगरच्या बाजूला इथे आयोजित करण्यात आलेले आहे। आमचे शिबिराचे हे 3रे वर्ष आहे। मागील 2 शिबिरामध्ये जो अमरावतीकरांनी आम्हाला भरभरून प्रतिसाद दिला आणि जी रुग्णसेवा ही श्रेष्ठ सेवा जी म्हटल्या जाते अशा माध्यमातून आदरणीय सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक माननीय दत्ताभाऊ मेघे साहेब यांच्या मार्गदर्शनार्थ यावर्षीही आम्ही एक भव्य दिव्य असं मोठं मेगा शिबिराचं आयोजन अमरावतीमध्ये मनपा शाळा जवळनगर गोपालनगर इथे केलेलं आहे। या माध्यमातून अमरावतीकरांच्या जो मजूर वर्ग आहे, गरीब वर्ग आहे, शेतकरी वर्ग आहे, ज्यांना बाहेर मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन कोणत्याही प्रकारची त्यांना रुग्णांना मोठी बिमारी झाली किंवा त्यांना मोठा आजार असला त्यावेळेस तशा आजारावर कोणत्याही प्रकारचा ते इलाज न करता त्यांना बऱ्याचशा गोष्टीला तोंड द्यावं लागते। अशा रुग्णांसाठी एक सेवाभाव म्हणून आम्ही दरवर्षी एक समाजसेवा म्हणून या शिबिराचं आयोजन करतो। यासाठी 30 ते 35 एक तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम जी आचार्य विनोबाजी भावे ग्रामीण रुग्णालय मेडिकल कॉलेज इथनं पूर्ण चांगले डॉक्टर इथे राहणार आहे। त्यानंतर एक काउंटर तिथे मुक्त औषध आणि तिथे ECG सुद्धा आम्ही मोफत काढणार आहे। म्हणून सर्व लोकांना ज्यांना हार्टचा प्रॉब्लेम आहे, ज्यांना शुगरचा प्रॉब्लेम आहे, अशा सर्व रुग्णांनाही एक विनंती आहे की त्यांनी शिबिरावर उपस्थित राहून योग्य ते ट्रीटमेंट आणि त्या मार्गदर्शन डॉक्टरांचे घ्यावे ही विनंती। आणि अमरावतीकरांना या शिबिराचा असा खूप चांगला लाभ मागच्या वर्षीही आम्ही जे शिबिर घेतलं त्याचे लाभार्थी मोतियाबिंदू शस्त्रक्रिया 157 लोकांचं जवळपास मोतियाबिंदू शस्त्रक्रिया करून आम्ही पूर्ण तिथनं मोफत त्यांना कोणत्याही प्रकारचा खर्च लागलेला नाही। आणि यावर्षीसुद्धा हायड्रोसील हर्निया असे 37 ऑपरेशन आणि उर्वरितही असे वर्षभर सेवा ही दैनंदिन आम्ही देत राहतो। सावंगी मेघे या रुग्णालयात ज्यांनी पाहिलेलं आहे त्यांना माहिती आहे की किती मोठं मेडिकल एक भव्य दिव्य विदर्भातलं अगिन्न असं कॉलेज आहे। आणि त्या रुग्णालयाचा माझ्या सर्वांना विनंती आहे अमरावतीकरांना की त्यांनी सर्वांनी लाभ घ्यावा व तिथे उपस्थिती देऊन आमचं प्रोत्साहन वाढवा एवढी विनंती। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज।
घराची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती अहो हो कोण आहे ती गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी. म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के जिला तथा सत्र न्यायालय में स्थित पारिवारिक न्यायालय का गुरुवार को 8 वर्ष पूर्ण होने तथा 9वें वर्ष में पदार्पण होने पर पारिवारिक न्यायालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बढ़ते पारिवारिक विवादों के मामलों को देखते हुए विगत वर्ष 2009 में जिला तथा सत्र न्यायालय इमारत में ही पारिवारिक न्यायालय प्रारंभ किया गया। इसके 8 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार की शाम न्यायालय परिसर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश माननीय इंद्रकला नंदा तथा एडवोकेट चंद्रभान डोरले द्वारा यहां उपस्थित गणमान्यों को संबोधित किया गया। बहुचर्चित बॉडी बिल्डर नवेद इकबाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहीम खां बिल्डर की जमानत अर्जी को जिला तथा सत्र न्यायाधीश SW चौहान की अदालत ने अस्थायी जमानत खारिज की। बहुचर्चित बॉडी बिल्डर नवेद इकबाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहीम खां बिल्डर की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश SW चौहान की अदालत ने अस्थायी जमानत खारिज की। रहीम खां बिल्डर की ओर से बचाव पक्ष के वकील परवेज खान ने 1 माह के लिए अस्थायी जमानत अर्जी कोर्ट में रखी थी। एडवोकेट परवेज खान ने कोर्ट को दलील पेश की कि रहीम खां बिल्डर की पत्नी का इंतकाल हो गया। उसे 2 बच्चे हैं, 7 वर्ष की बेटी तथा 5 वर्ष का बेटा है, जिनकी देखरेख, पालन पोषण एवं एजुकेशन की व्यवस्था करने के लिए रहीम खां बिल्डर को अस्थायी रूप से 1 महीने के लिए